नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोगों ने कुछ दिनों से एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में हम पढ़ रहे हैं विज्ञान विषय के बारे में। ठीक है, यानी कि विज्ञान विषय, और वो भी क्लास 6 का पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 से। इसमें हम लोगों ने 3 पार्ट पढ़ चुका है, यानी कि 3 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। अब यहाँ पर आता है चौथा चैप्टर, यानी कि चैप्टर 4 वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक, चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे वस्तुओं के बारे में। अभी तक हम लोग भोजन और वस्त्र के बारे में पढ़े हैं। ठीक, अब आगे पढ़ेंगे वस्तुओं के बारे में कि जो वस्तुएं होती हैं वो क्या होती है, उनका समूह हम कैसे बना सकते हैं। इसमें हमारे चारों ओर की वस्तुएं, जैसे हम अपने आसपास अनेक प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। हमने देखा कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत ढेर सारी विविधता थी। यह विविधता हमारे भोजन और वस्त्रों में बहुत ढेर सारी विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं भी होती हैं। जिस प्रकार से भोजन और वस्त्र में विविधता है, उसी प्रकार से अन्य वस्तुओं में भी विविधता है। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर और भी अन्य बहुत ढेर सारी वस्तुएं भी देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग और गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। हम अपने आसपास ही बहुत ढेर सारे क्या करते हैं, वस्तुओं को देखते हैं। जैसे कुर्सियां हो गई, मेज, बैलगाड़ी, साइकिल, या फिर जो हम लोग भोजन पकाते हैं उसके लिए जो बर्तन यूज करते हैं वो बर्तन, वस्त्र, खिलौने, तमाम ढेर सारी वस्तुएं देखते हैं। तो क्या होता है, उनकी आकार, ठीक है, बनावट और रंग और उसका जो गुण होता है वो अलग अलग होता है। ठीक, फिर इसमें है आगे, अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। अपने चारों ओर देखिए और जो गोल आकार की वस्तुएं हैं उनको आप पहचानिए। हमारी सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद, जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे आदि सम्मिलित हो सकते हैं। हमारे आसपास ढेर सारे ऐसी वस्तुएं भी मिल जाएंगी जिनका आकार जो है वो गोल है। लगभग गोल वस्तुओं को भी हम सम्मिलित कर लें। इसमें सेब, संतरे और घड़े जैसी वस्तुओं को भी हम रख सकते हैं। ठीक है, इसे अपने आसपास की जो भी वस्तुएं मुझे गोल दिखाई देंगी, ठीक है, क्या किया जाए, उन्हें रख लिया जाए। जैसे यहाँ पर गोल वस्तुओं में हम कोई भी वस्तु को ले सकते हैं। कंचे हो गए, ठीक है, गेंद हो गए, और खाने के लिए फल में सेब, संतरा, ये सारी चीज़ें। ठीक, हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है। तब हम इस सूची में उन सभी मदों को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हमने अध्याय 1 में भी पढ़ा था। ठीक, हम उन वस्तुओं को भी सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, जो कि हम पहले अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं। ये भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं भी समूह में सम्मिलित हो सकती हैं। जो गोल वस्तुओं को हमने लिया है, हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसी वस्तुएं हो जो हमारे भोज्य पदार्थ में शामिल हैं, जिनको हम खा सकते हैं। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप की नलियाँ और इस प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। इस प्रकार से बहुत ढेर सारी वस्तुएं हैं जिनको हम इस समूह में रख सकते हैं। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूहों में उनकी आकृति और जिस पदार्थ से वे बने हैं उनके आधार पर बांटा है। ऊपर मैंने किस आधार पर बांटा है, ठीक है, जिससे वो वस्तु बना हुआ है, ठीक है, और उनका आकार क्या है। हमने वस्तुओं के समूह को बनाने के लिए, ठीक है, इस प्रकार से उनके समूह को किस प्रकार से बनाया है, उनकी आकृति के आधार पर, ठीक है, उनके आकार के आधार पर जिससे वे पदार्थ बने हुए हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी हुई होती हैं। जो हमारे आसपास के हम ढेर सारे पदार्थों को देखते हैं, ठीक है, वस्तुओं को देखते हैं, वो क्या होती हैं, एक से अधिक पदार्थों से मिलकर के बनी हुई होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज और मृदा हो सकते हैं। ये पदार्थ कुछ भी हो सकते हैं, कांच हो सकता है, धातुएं हो सकती हैं, प्लास्टिक, लकड़ी, कागज या फिर मिट्टी हो सकता है। तमाम प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? क्या आप और भी ज़्यादा इसके बारे में विचार कर सकते हैं? तो चलिए करते हैं। आइए अब हम अपने चारों ओर
जिससे जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकते हैं और कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से हम एकत्र कर सकते हैं। इस संग्रह में हम क्या क्या एकत्र कर सकते हैं? चाक, है ना, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन या फिर पहिए का आरा, तमाम प्रकार के सामान हो सकते हैं जिन्हें हम इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, अपने आसपास में जो मुझे दिखाई दे। ठीक है, बैट बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक, आलू, अनाज, ये सब भी हो सकते हैं। हम वस्तुओं की ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच सकते हैं, जिन्हें हम अपने कमरे में नहीं ला सकते हैं। जैसे दीवार हो गया, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर, सड़कें। तो दीवार है क्या है? अस्थाई है। वृक्ष ये भी अस्थाई है, इसको हम हमेशा एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं ले जा सकते हैं, है ना। तो ये क्या होता है? ये हम केवल सोच सकते हैं कि देखो दीवार भी होती है ना, वृक्ष भी होते हैं, कोई छोटा सा पौधा होता है, कोई बहुत विशाल वृक्ष होता है। इस संग्रह में उन सभी वस्तुओं को पृथक करिए जो कागज और लकड़ी से बने हुए हैं। ठीक है, इनमें 2 पार्ट में आप बांटिए। एक भाग में जो कागज से बने हुए हैं उनको रखिए और दूसरे में जो लकड़ी से बने हुए हैं उनको रखिए। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को क्या करते हैं? 2 समूह में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी हुई होती हैं और दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी हैं। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को भी पृथक कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने में जो बहुत ढेर सारी वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं, उनको भी हम अलग अलग भाग में बांट सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं और एकत्र की गई सभी वस्तुओं को हम सारणी में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको आप क्या करिए? पहचानने का प्रयास करिए और इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव हैं उन सभी के बारे में आप सूचना एकत्र करके लिख सकें। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ के बारे में आप बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप अपने मित्र, शिक्षक या फिर अभिभावक से आप विचार विमर्श कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर आगे दिया गया है, प्लेट थाली, ये इस्पात का भी बन सकता है, यानी कि धातुओं का भी, कांच, प्लास्टिक या फिर अन्य भी कोई धातुओं से हम बना सकते हैं। ठीक, पेन प्लास्टिक का, धातु का, है ना। इसी प्रकार से आपकी जो नोटबुक है, जो कॉपी है, वो किसकी बनी हुई होगी? कागज की बनी हुई होगी, है ना। तो ऐसे आप ढेर सारे पदार्थों को लिखिए कि इससे हम कौन सा वस्तु बना सकते हैं और ये जो वस्तुएं हैं ये कौन से पदार्थ से बनी हुई हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। बूझो ये जानना चाहता है कि क्या हमने ये पता लगाया है कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तु को बनाने में किया जा सकता है। ठीक है, क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि जो कुछ पदार्थ होते हैं उनसे हम एक से अधिक प्रकार की वस्तु को भी बना सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं बना सकते हैं या नहीं। सारणी 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी के दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार करिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थ से बनी हुई होती हैं। ठीक है, और उन्हें इस कॉलम में रखिए। इन सब सारणियों से हमें ये क्या पता चलता है? पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूह में रखा और इसके पश्चात हमने पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हुई हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लकड़ी क्या है? पदार्थ है। लकड़ी से हम कागज, कुर्सी भी बनाते हैं, मेज भी बनाते हैं, हल, बैलगाड़ी और पहिए भी बना सकते हैं। कुर्सी मेज तो लगभग में सभी के घर में होता है। हल जो कि किसान प्रयोग करते हैं, खेत में हल चलाते हैं। ठीक है, बैलगाड़ी जो बैल से चलता था, अभी भी कुछ लोगों के घर में शायद होगा, मालूम भी होगा, है ना। कागज से पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर लगभग में सभी लोग पढ़ते ही होंगे। ठीक, खिलौने और कैलेंडर जो हर साल आता है ना, साल बदलने पर कैलेंडर भी बदल जाता है। तो ये सब क्या है? कागज से ही बना हुआ होता है। चमड़े से हम क्या बना सकते हैं? चमड़े से जूता बना सकते हैं, है ना, बेल्ट बना सकते हैं। प्लास्टिक से प्लास्टिक की बोतल और भी तमाम प्रकार की पदार्थ बन सकते हैं।
रुई से अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाया कि क्या बनता है, रुई से वस्त्र बनता है। ठीक, और भी ढेर सारी हम चीज़ें बना सकते हैं, है ना, इन सारे पदार्थों से। चलिए आगे देखते हैं। एक वस्तु एक ही पदार्थ से बनी हुई होती है, तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हुई हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि जो एक वस्तु है वो कई पदार्थ से भी मिलकर के बन सकता है, और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं भी हम बना सकते हैं। ये कैसे निश्चित किया जाए कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ हम उपयोग कर सकते हैं? ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थ के बारे में और अधिक जानकारी नहीं है, और मुझे इससे और भी अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। ठीक, तो देखिए इसमें है पदार्थों के गुण। जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों के गुण क्या होते हैं? क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता है ना? कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद करिए, जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। ये ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रव को रखने के लिए करते हैं। ठीक है, यानी कि पानी को रखने के लिए या फिर कोई भी द्रव को रखने के लिए प्रयोग करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएंगे तो हमारा कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, अगर हम कपड़े का गिलास बनाएंगे तो उसमें हम पानी डालेंगे तो रुकेगा नहीं, है ना, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। जैसे कि यहाँ पर ये एक लड़की, ये देखिए प्रयोग कर रही है ना, कपड़े के गिलास का उपयोग कर रही है। ठीक, गिलास बनाने के लिए हम लोग कांच, प्लास्टिक, धातु या फिर कोई ऐसे पदार्थ का प्रयोग करते हैं जो कि क्या करे, उस द्रव को उस बर्तन में रोक सके, है ना, उस जल को रोक सके। ठीक, इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर हम खाना पकाते हैं तो खाना पकाने में जो बर्तन प्रयोग होते हैं वो हम कागज का नहीं प्रयोग कर सकते हैं। अगर कागज का करेंगे तो कागज क्या होगा, तुरंत ही जल जाएगा जैसे हम उसमें कोई कार्य करेंगे। तब हम ये देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, और वो हम उस पदार्थ का चयन किस आधार पर करते हैं, उस पदार्थ के गुण और उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है कि जो पदार्थ है इसके गुण कैसे हैं और हम ये किस चीज़ में उपयोग कर सकते हैं, है ना। अतः पदार्थों के वो सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए यहाँ पर नीचे हम इसका विवेचना करते हैं। दिखावट, पदार्थ प्रायः एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न दिखाई देते हैं। जो पदार्थ होते हैं क्या होते हैं, हमेशा एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल अलग दिखाई देगा, लोहा तांबे और एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम में कुछ ऐसी समानता होती है जो कि लकड़ी में नहीं पाई जाती है। ऐसी क्या समानता है, सभी लोग कमेंट में बताइए कि ऐसी क्या समानता है जो लोहे, तांबे और एल्यूमिनियम में होती है लेकिन लकड़ी उससे भिन्न होता है। ठीक, विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र करिए और इनमें से कोई चमकीली पदार्थ दिखाई पड़ती है। चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक करिए। अगर कोई चमकीला पदार्थ दिखाई देता है तो उसको हम क्या करें, एक अलग साइड में कर लेते हैं। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे और ताजे कटे पृष्ठों को आप ध्यान से देखिए, क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में आप क्या करिए, सम्मिलित कर लीजिए। अगर वो चमकते हुए पदार्थ दिखाई देते हैं तो क्या करिए, आप उसको अलग कर लीजिए। क्या आप इन अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक और द्युति देख रहे हैं? ठीक है, जैसा भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें आप काटिए और ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थ के साथ कर सकते हैं करिए। ठीक, जैसे कि यहाँ पर ये धातु है, ठीक है, और ये धातु के टुकड़े को उनके द्युति देखने के लिए क्या किया गया है, इसको बीच से काटा गया है। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़ कर ये भी देख सकते हैं कि ये चमकदार हैं या नहीं है। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति पाई जाती है वे प्रायः क्या होते हैं, धातु होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम और सोना धातुओं के क्या हैं, उदाहरण हैं। ठीक है, इसीलिए लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम एक कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जो लकड़ी होता है, ठीक है, वो धातु नहीं है।
कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और निष्प्रभ दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु और नमी की अपक्रिया के कारण होता है। जैसा कि जैसे लोहा है, लोहे को अगर हम बाहर रख दें काफ़ी दिनों के लिए तो वायु और नमी की उपस्थिति में वो क्या करेगा, अभिक्रिया करके उस पर जंग लग जाता है ना। और जंग लगने के बाद में धीरे धीरे वो लोहा खराब होने लगता है। ठीक, जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों और ताजे कटे पृष्ठ को भी देखिए, है ना। तो उस पर देखेंगे क्या होगा, वो बहुत ही, अगर कोई भी धातु उसको काट करके कोई भी चीज़ बनाया जाता है ना, कोई भी अन्य सामान बनाया जाता है तो बहुत ही चमकदार होता है। तो आप भी उसको देखिएगा कि ये क्या है, कैसे काट करके इससे अन्य पदार्थ बनाया जाता है। देखिए कठोरता, जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना यानी कि जो संपीड़ित करना कहलाता है वो बहुत ही कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। ठीक, आप क्या करें, धातु की चाबी लीजिए और इससे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक या फिर अन्य कोई भी पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को क्या करिए, आप खरोचिए। ठीक है, आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं जबकि कुछ पदार्थों को आसानी से नहीं खरोंच सकते हैं और उन्हें आसानी से आप नहीं संपीड़ित कर सकते हैं। ठीक, वो पदार्थ क्या होते हैं, कोमल पदार्थ होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं या खरोंच सकते हैं, उन वो कैसे पदार्थ होते हैं, कोमल पदार्थ होते हैं। लेकिन जिन्हें हम आसानी से संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही कठिन होता है संपीड़ित करना, वो कठोर पदार्थ होते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं, कठोर पदार्थ। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पेस कोमल, जबकि लकड़ी कठोर है। जैसे कि लकड़ी बहुत ही कठोर होता है। ठीक, दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे द्युतिक, कठोरता, खुरदुरा और चिकना होना। ठीक है, ये सब पदार्थों में क्या होते हैं, बाहरी से हम लोग देख सकते हैं इसकी बनावट पर। ठीक है, तो क्या होता है, जो हम बाहर से देख सकते हैं कि ये कैसा है, कठोर है, ये खुरदुरा है कि ये बहुत ही चिकना है ना। जैसे ग्लास होता है वो क्या होता है, चिकना होता है ना। लेकिन वहीं पर और भी अन्य पदार्थ क्या होते हैं, कुछ खुरदरे होते हैं, कुछ बहुत ही कठोर होते हैं, जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं। देखिए अब इसमें अगला आता है विलीय और अविलीय। ठीक, कि विलीय और अविलीय पदार्थ क्या होते हैं। कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू या फिर लकड़ी के बुरादे को क्या करिए, नमूने के लिए इकट्ठा कर लीजिए और कांच के 5 गिलास लीजिए जिसमें थोड़ा पानी भर लीजिए, 2/3 भाग में आप जल भर लीजिए। पहले गिलास में क्या करिए, कुछ मात्रा में चीनी लीजिए और चीनी को मिलाइए, और दूसरे गिलास में क्या करिए, नमक लीजिए, उसको मिलाइए। ऐसे ही आप 5 गिलास में 5 पदार्थों को अलग अलग मिलाइए। जैसे पहले नमक को लीजिए, मिलाइए, फिर चाक पाउडर को भी, बालू को भी और लकड़ी के बुरादे को भी, इन सबको क्या करिए, इसमें पानी में मिलाइए। मिलाने के बाद में कुछ देर के लिए आप इसे छोड़ दीजिए। आप क्या देखेंगे, ठीक है, कि इसमें से जो कुछ पदार्थ हैं वो क्या है, आपस में उस पानी में मिल गए हैं, यानी कि उस पानी में क्या हुए हैं, लुप्त हो गए हैं, और कुछ जो है वो लुप्त नहीं है, वो साफ साफ बाहर से दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि नमक और चीनी को आप मिलाएंगे तो क्या होगा, पूर्ण रूप से उसी में घुल जाएगा, मिल जाएगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा, तो क्या हुए, लुप्त हो गए। लेकिन वहीं पर बालू को अगर पानी में घोलेंगे तो क्या होगा, बालू आपको पानी में बाहर से दिखाई देगा। इसी प्रकार से चाक पाउडर भी लुप्त हो जाएगा, लेकिन लकड़ी का बुरादा आपको दिखाई देगा, ये लुप्त नहीं होगा। ठीक, आप ये पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः क्या है, लुप्त हो गए, अर्थात घुल गए। जो पदार्थ घुल गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विलीय पदार्थ कहते हैं। ठीक, लेकिन अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं और काफ़ी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अविलीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अविलीय कहलाते हैं। और जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं वो विलीय पदार्थ कहलाते हैं। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रक्रियाओं में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो जल होता है ये लगभग में बहुत ढेर सारे पदार्थों को क्या करती है, अपने अंदर समाहित कर लेती है, अपने अंदर क्या करती है, घोल लेती है। ठीक है, इसलिए हमारे शरीर में जल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक, अगला भी यहाँ पर क्रियाकलाप दिया गया है।
सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल और नारियल का तेल, मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन और अन्य किसी द्रव के नमूने को आप इकट्ठा कर लीजिए और कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई भी द्रव मिलाइए, भली भांति विलोड़ित करिए, इसे 5 मिनट के लिए क्या करिए, छोड़ दीजिए और उसके बाद में आप परीक्षण करिए कि क्या ये जो द्रव है ये जल के साथ मिश्रित हुआ है या नहीं। तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ पदार्थ हैं जो कि मिल गए हैं और कुछ पदार्थ हैं जो कि नहीं मिले हैं, यानी कि कुछ द्रव जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं लेकिन कुछ नहीं। जैसे कि यहाँ पर पूर्ण रूप से मिश्रित हो गया है, यहाँ पर पानी और पदार्थ आपको अलग से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ये नीचे पानी है तो ऊपर यहाँ पर आपको ऑयल दिखाई दे रहा है ना, ऊपर जमा हुआ। ठीक है, जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी द्रवों के साथ आप इस प्रयोग को दोहराएं। हम ये देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्ण रूप से मिश्रित हो गए हैं और कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत भी बना लेते हैं। अगर उनको हम क्या करें, जो मिश्रित हो गए हैं वो तो मिश्रित ही हैं, उसमें घुल गए हैं जल में, लेकिन जो पदार्थ नहीं घुले हैं अगर उनको हम ऐसे छोड़ दें काफ़ी टाइम के लिए तो क्या होगा, वो अपनी एक पतली सी लेयर बना लेते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर चार्ट बनाया गया है। सिरका ये क्या होता है, भली भांति मिश्रित हो जाता है, डूब जाता है। नींबू का रस ये भी डूब जाता है, लेकिन सरसों का तेल नहीं, नारियल का तेल नहीं, केरोसिन का तेल नहीं। जितने भी ऑयली चीज़ होते हैं यानी कि तेल होते हैं वो सब पानी में नहीं घुलते हैं, वो पानी के ऊपर ही जम जाते हैं। ठीक है, बोझो ये सुझाव देता है कि हमें ये भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप में जिन द्रवों का उपयोग किया था क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में ही भली भांति मिश्रित हो जाएंगे। यानी कि द्रव का उपयोग जो अभी हमने यहाँ पर किया है, ठीक है, उस द्रव को छोड़ करके कोई भी द्रव हम ले लें तो क्या उसमें भी वो भली भांति मिल जाएगा। पहले ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैसों को भी हम जल में विलय कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जल में हम विलय कर सकते हैं या नहीं। कुछ गैसें जल में विलय होती हैं जबकि अन्य नहीं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं, जैसे कि जल का आप लोग जानते हो कि सूत्र क्या होता है, H2 वो होता है। H2 यानी कि ये क्या है, ऑक्सीजन है ना, और ये क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, यानी कि क्या होता है, जो जल होता है जल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, इसलिए जो जल में रहने वाले जीव होते हैं, ठीक है, वो जल में जीवित रह पाते हैं, क्योंकि जितने भी सजीव होते हैं उनको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनके जीवन के लिए, ठीक है, उनकी लाइफ के लिए, वरना फिर उनकी लाइफ नहीं चल पाएगी। ठीक है, वो तुरंत ही डेड हो जाएंगे यानी कि मर जाएंगे। विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं और पादपों की उत्तरजीविता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने ध्यान दिया होगा कि जल में अविलीय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। ठीक है, जो जल में जो पदार्थ नहीं मिल पाते हैं वो क्या होते हैं, जल से अलग हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वो जल के पृष्ठ पर क्या हो गया, आकर के तैरने लगे और कुछ जमा हो गए। ठीक है, जैसे कि देखिए जल में डूबती और तैरती वस्तुएं। कुछ वस्तुएं हैं जो क्या हुआ, जल में पूर्ण रूप से डूब गई और कुछ हैं जो ऊपर पानी में तैर रही हैं, है ना, आकर तैरने लगे और अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए। क्या यह सही नहीं है। हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं और डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां व कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं। शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं। ठीक है, शहद की कुछ आप बूंदें लीजिए और इन्हें गिलास के जल में क्या करिए, डालते हैं। इन सब का क्या होता है, बोझो जानना चाहता है कि आप उस जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण दें। आप लोग ये कमेंट बॉक्स में भी इसका एग्जाम्पल दीजिए। ठीक, कि जो जल में डूबे भी रहते हैं और जो जल में
तैरने वाले अलग अलग, ठीक है। उसे जल में तैरने वाले और जल में डूबने वाले पदार्थ अलग अलग चाहिए, ठीक है। तो 5-5 एग्जाम्पल दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं, इसे देखने के लिए आप किस प्रकार का परीक्षण करिए, ठीक है। कोई भी अन्य द्रव है जिसमें तेल में जो यही पदार्थ क्या है, तैरते हैं या डूब जाते हैं, इन्हें देखने के लिए आप और कौन सा टेस्ट करना चाहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं और कौन सा टेस्ट कर सकते हैं। देखिए, पारदर्शिता। आपने लुका छुपी का खेल तो खेला ही होगा। उन स्थानों के बारे में आप विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आपको कोई दूसरा और देख ना सके, है ना। जब आप लुकन छुपाई खेलते हैं तो क्या होता है, उसमें ऐसी जगह पर आप छिप जाते हैं कि वहां से आपको कोई देख ना सके, ताकि आपको कोई पकड़ ना सके, है ना। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? आप ऐसे जगह भी तो छुप सकते हैं जहाँ से लोग आपको देख भी सकें, ठीक। क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छुपने का प्रयास किया है? नहीं, स्पष्ट रूप से नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप शीशे की खिड़की के पास छुपेंगे तो क्या होगा, शीशे में आपका पूरा शरीर दिखेगा, यानी कि आपका परछाई जो है वो शीशे में दिखेगा कि यहाँ पर वो लड़का है, वो लड़की वहाँ पर छुपे हुए हैं, और लोग क्या होगा, आसानी से आपको पकड़ लेंगे। क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देख करके आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को हम देख सकते हैं, यानी कि ऐसे पदार्थ और ऐसी सामग्री जिनसे होकर हम वस्तुओं को देख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं, ठीक है। कांच, जल, वायु और कुछ प्लास्टिक पदार्थ पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं। कांच हो गया, कांच से हम आर पार देख ही सकते हैं, है ना। जल, पानी में तो हम बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं, है ना। वायु, वायु तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन क्या होता है, वायु महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो वायु होता है ये हमारे आसपास होता ही होता है ना। तो वो वातावरण में हमारे होता ही होता है, वायुमंडल में होता है। तो क्या होता है, हम सामने वाले इंसान को भी देख सकते हैं। इसका मतलब वायु में भी हम लोगों को देख सकते हैं, और वायु भी पारदर्शी होता है। कुछ प्लास्टिक की चीज़ें भी होती हैं जो पारदर्शी होती हैं। आप लोग दुकानों पर भी देखे होंगे कि जो बिस्कुट या फिर मिठाई या अन्य खाद्य पदार्थ की जो वस्तुएं रखते हैं, वो क्या करते हैं, कांच और प्लास्टिक के पारदर्शी पात्र में ज़्यादा रखना पसंद करते हैं, ताकि अगर कोई खरीदने आए या कोई खरीदार आए तो बाहर से देख ले कि हमारे दुकान पर क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक। तक खरीदार इन चीज़ों को बहुत ही आसानी से देख सके। जैसे कि यहाँ पर ये दुकान पर रखी हुई हैं चीज़ें, है ना। तो ये जो चीज़ें रखी हुई हैं क्या होता है, पारदर्शी बोतलों में देखिए सारे बोतल में सारे सामान रखे हुए हैं, ताकि दूर से सारी चीज़ें दिखाई दें कि हमारे दुकान पर कौन कौन से सामान हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। इन पदार्थों को क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर के हम किसी और वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपने फेस के आगे अपनी बुक या नोट्स लाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उसके बाद में उसके बाहर हम चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। तो जो बुक नोट्स है वो क्या है, अपारदर्शी, क्योंकि हम उसके आर पार नहीं देख सकते हैं, ठीक। आप ये नहीं बता सकते हैं कि बंद लकड़ी के बॉक्स में क्या है और गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सारी वस्तुएं अपारदर्शी हैं। लकड़ी, गत्ता और धातुएं अपारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं। क्या अब हम ये समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों और वस्तुओं को पारदर्शी और अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ये मान सकते हैं कि जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, उनको हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक पारदर्शी और एक अपारदर्शी। तो चलिए आगे देखते हैं। कागज की शीट लीजिए और उससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने प्रेक्षण को नोट करिए। कोई भी कागज लीजिए, ठीक है, जो आप पढ़ रहे हो, कोई कागज लीजिए, कागज से क्या करिए, आप आर पार देखिए, ठीक है। एक तरफ उजाला जल रहा हो या बल्ब आप जला करके देखेंगे तो क्या होगा, हल्की सी रोशनी आपको दिखाई देगी, ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी हल्की हल्की रोशनी आपको दिखाई देगी, ठीक। यहाँ पर देखिए, अब कागज की शीट के बीच में 2-3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे क्या करिए, उसी पर फैला दीजिए, है ना। कोई भी तेल वगैरह उस पर हल्का सा लगा दीजिए। कागज के उस भाग से जहाँ तेल फैला है, प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं कि क्या आप
ये पाते हैं अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा और भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। जब उस कागज़ पर आप तेल लगा करके फिर से देखेंगे तो क्या होगा, आपको ये लगेगा कि जो पहले दिखाई दे रहा था उससे अब कहीं अधिक और साफ अब दिखाई दे रहा है। परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः देख सकते हैं? कदाचित नहीं, स्पष्ट रूप से पूर्ण रूप से नहीं देख सकते हैं। देख लेंगे कि हाँ कुछ रखा हुआ है, लेकिन स्पष्ट रूप से बिल्कुल क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक, ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। ठीक, कागज पर लगे उस तैलीय धब्बे को याद करिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों को वसा के लिए परीक्षण करने में किया था, है ना। जब हमने भोजन के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, इसका प्रयोग भी हमने किया था। तो क्या था, वो भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरण के बारे में बता सकते हैं? ठीक है, तो आप कमेंट में बताइए और उन उदाहरण को ले करके उस पर आप अपनी विचार भी करिए, अपनी विचार भी रखिए कि ये क्या है और कैसे हम इसके बारे में और भी अन्य जानकारी इकट्ठा करिए। ठीक, अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी 3 समूह में बांट सकते हैं। अभी तक 2 ही था, लेकिन अब एक समूह और पारभासी रूप में भी हम बांट सकते हैं। पहले किसी अंधेरे वाले स्थान पर टार्च के कांच को हथेली से ढकने का प्रयास करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, टार्च जलाते हैं और क्या करते हैं, हथेली से उसको ढकने की सुझाव देते हैं कि इस पर आप अपनी हथेली से इसको ढकिए। टार्च का स्विच ऑन करके हथेली की दूसरी ओर आप परीक्षण करिए। क्या वो जानना चाहते हैं कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी, पारदर्शी या पारभासी है? ठीक, देखिए यहाँ पर ये टार्च जला करके हथेली के द्वारा ये टेस्ट किया जा रहा है। तो आप लोग भी बताइए कि जो हमारी हथेली है ये क्या है, पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभासी है? ठीक है, तो आप अपनी हथेली पर देखते होंगे कि ये पूर्ण रूप से एक पार से दूसरे पार नहीं दिखाई देता है, लेकिन हल्की हल्की रोशनी दिखाई देती है। हमने सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग विभिन्न विभिन्न होते। देखिए, वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं। देखिए, कुछ पदार्थ जो होती हैं क्या होते हैं, भिन्न भिन्न ढंग के होते हैं। वे जल में क्या होते हैं, तैर सकते हैं, डूब सकते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, इतनी प्रकार से पदार्थ हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर कर सकते हैं। अगर हमें पदार्थों का समूह बनाना है तो उनके गुण और समानता और विभिन्नता के आधार पर हम कर सकते हैं। ठीक, हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या आपने ये भी सोचा कि अगर हम पदार्थों को समूह में रख रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं, है ना। जैसे कि अगर मुझे खाना बनाने के लिए बर्तनों का प्रयोग करना है तो अगर उन बर्तनों को हम अलग अलग बिखरा करके रखेंगे या उसके लिए हम कुछ बर्तन इधर रखेंगे और कुछ बर्तनों का हम अलग से प्रयोग करेंगे, है ना, तो उसके लिए शायद हमारे लिए बहुत ही असुविधा हो, है ना। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए कॉपी किताब के जगह पर हम और भी किसी चीज़ का प्रयोग करेंगे, है ना, तो क्या होगा, उसके लिए भी हमें असुविधा होगी। और अगर हमें कोई भी चीज़ें सुरक्षित रखनी है तो भी उसके लिए हम सारी चीज़ों को इकट्ठा सुरक्षित रखते हैं। जैसे कि अब ये हम जो हमारे स्कूल का बैग है उसमें कॉपी किताब के सिवाय और घर का अन्य सामान नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कॉपी किताब हमारा सुरक्षित रखा रहे। इसी प्रकार से अगर कपड़े की अलमारी है तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ कपड़े को सुरक्षित रखते हैं, है ना। तो ये भी एक कार्य में आता है कि भंडारण करने में बहुत ही मददगार होता है। दैनिक जीवन में हमें प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इसी प्रकार से ही करते हैं। एक जैसी वस्तुएं क्या करती हैं, एक साथ ही रखते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है। अगर आप किसी दुकान पर भी जाते होंगे तो देखते होंगे कि सारी चीज़ें बढ़िया से क्रम व्यवस्थित रखी हुई रहती हैं। बिस्कुट एक साइड में, नमकीन एक साइड में, बाकी सारे सामान एक एक साइड में रखे रहते हैं, है ना। बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज दाल का भंडारण और अन्य स्थान पर वो करता है ना। इससे क्या होता है, उसको भंडारण करने में और सामान देने में बहुत ही
आसानी होती है। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना भी बहुत ही सुविधाजनक हो जाता है। इसके बारे में और भी डिटेल जानकारी हम लोग अगले अध्याय में करेंगे, ठीक है, अगली कक्षा में करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे ऐसी थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोग हर क्लासेस में करते रहेंगे, ठीक। चलिए इसमें आगे कुछ सारांश दिया गया है, ये भी देखते हैं। सारांश में क्या है? हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थ से बनी हुई होती हैं। जो हमारे आसपास की वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं? अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हुई होती हैं। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। अगर कोई भी पदार्थ दिया गया है तो उसका हम कई वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है या फिर उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी हम बना सकते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। जितने भी पदार्थ आप लेंगे उन सब का गुण अलग अलग होगा। कुछ पदार्थ दिखाने में चमकदार होते हैं लेकिन कुछ नहीं, कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ चिकने होते हैं। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ क्या होते हैं? बहुत ही कोमल होते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलीय होते हैं और कुछ क्या होते हैं? अवलीय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होता है, लकड़ी या फिर अन्य धातुएं अपारदर्शी होते हैं और कुछ पदार्थ क्या होते हैं? पारभासी होते हैं, जैसे कि कागज। पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर हम समूह में बांट सकते हैं। वस्तुओं को सुविधा और उनके गुणों के अध्ययन के लिए हम एक समूह में रखते हैं, ठीक है। क्या होता है? अगर हम उनको समूह में बांट देंगे तो वस्तुओं को हम अच्छे से रख भी सकते हैं, हम उनके गुणों का अध्ययन भी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करते रहिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम फिर नए चैप्टर में, ठीक, नेक्स्ट डे। नमस्कार।